5 राज्यों में चुनाव के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। कल तमिलनाडु में अभिनेता विजय शपथ लेंगे। कल पटना में सम्राट सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें पीएम और अमित शाह शामिल होंगे। 9 मई को कोलकाता में बीजेपी की नई सरकार शपथ लेगी। 12 मई को असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम की शपथ लेंगे। और शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, और हमें बताया जा रहा है कि राज्यपाल से टीवी के चीफ विजय अभी मिलने गए हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया है उन्होंने। तमिलनाडु में कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और पिंकी राजपुरोहित मेरी सहयोगी जो इस स्टोरी को कवर कर रही है, अभी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पिंकी, ये पिक्चर साफ क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने अगर औपचारिक तरीके से सपोर्ट दे दिया है टीवीके को, तब भी एक सस्पेंस बना हुआ है वहां पर। देखिए, बिल्कुल काफी ज्यादा सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा बता दें कि काफी ज्यादा उलटफेर इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां एआईएडीएमके जो है वो लगातार उनके जो अंदरूनी जो एमएलएस है वो लगातार फोर्स कर रहे थे कि किस तरह से जो है बाहरी सपोर्ट दिया जाए। फिलहाल वो तमाम बातें जो है एआईएडीएमके के भीतर चल रही है। दूसरी ओर कंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है टीवीके को, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि कोई भी पार्टी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और कम्युनल पार्टी को जो है अलायंस का हिस्सा ना बनाया जाए, तो तमाम कंडीशंस जो वो रखी गई है। लेकिन फिलहाल टीवीके का फोकस फिलहाल यही नजर आ रहा है कि कल जो है शपथ ग्रहण समारोह किया जाए और 10 से 12 के बीच में विजय जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अभी अभी राज्यपाल से मिलकर वे यहाँ से निकले हैं, जहाँ पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सालों में ये पहली बार है जब डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही ना तो सत्ता का हिस्सा है और विपक्ष में दोनों ही पार्टियां जो इस वक्त नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पर जो राजनीति जो बदल गई है, जो इतिहास एक रचा है, या ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में एक भूचाल ला लिया है विजय ने। और यही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फुल फ्लेज तैयारियां चल रही है कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। जी, इस पूरे सस्पेंस के बीच कल सुबह शपथ ग्रहण का समारोह होगा चेन्नई में। कल तमिलनाडु की सियासत में एक नया सूर्योदय होगा। सुपरस्टार विजय की शपथ के साथ ही एक इतिहास बन जाएगा। तमिलनाडु में सिनेमा और सियासत का रिश्ता हमेशा से खास रहा है। जनता अभिनेताओं को सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि पूजती है। इसके बावजूद सिनेमा से सीधे सत्ता तक का सफर आसान नहीं होता है। ऐसे में जब तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी टीवीके का ऐलान किया, तब कई लोगों ने इसे महज स्टार पावर का विस्तार माना, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। और अब तमिलनाडु में विजय राज का आगाज होने जा रहा है। कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। देखिए मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के स्वेरिंग इन के लिए ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिनेता से नेता बने एक्टर जो कि अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और किस तरह की तैयारियां इस वक्त जोरों पर दिखाई दे रही है। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीती है। अलायंस के तमाम रास्ते जो है वो साफ होते दिख रहे हैं। इस बीच आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें जो तमिलनाडु में इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि दशकों से जो दो पार्टियों का दबदबा था, एआईएडीएमके और डीएमके, इन दोनों पार्टियों में से ही किसी की सरकारें बनती थी। लेकिन विजय ने राजनीतिक भूचाल ला लिया है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, करूर में पिछले साल जिस तरह से स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद माना जा रहा था कि विजय पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका भी यही कहना था कि अब उनके राजनीतिक करियर पर कई सवाल हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस तमिलनाडु की राजनीति में इस बार के चुनाव में देखा गया है, उसने एक नया इतिहास तमिलनाडु की राजनीति में लिख लिया है। और यही वो तस्वीरें हैं, यही वो कुर्सियां हैं जहां बैठकर लोग इस इतिहास को बनते यहाँ की गवाही देखेंगे। शपथ से पहले पश्चिम बंगाल में चुनावी रंजिश की आग अब सड़कों पर उतर आई है। कहीं मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है, तो कहीं पार्टी मुख्यालय को निशाना बनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में तो महापुरुष की मूर्तियों को भी नहीं बख्शा गया। देखिए चुनावी नतीजों के बाद बंगाल के बिगड़े हालात पर यह खास रिपोर्ट।
बंगाल में आक्रोश की आग। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हिंसा की आग दिखाई दे रही है। आलम यह हो गया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरों पर कालिख पोती जा रही है। सीएम ममता के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि ममता बनर्जी के बैनर और पोस्टरों को तहस नहस कर दिया गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। टीएमसी मुख्यालय पर मिडनाइट अटैक। हिंसा का ये तांडव सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। आधी रात करीब 1 बजे कोलकाता में टीएमसी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने गेट पर लगे लोहे के भारी बैनर को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पोस्टरों को फाड़ दिया गया। यहाँ तक कि ऑफिस के पते वाले बोर्ड को भी तोड़ दिया गया। इस वक्त हम टीएमसी के हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं वो ममता बनर्जी के और टीएमसी पार्टी के जो दो जोड़ा फूल जो उनका चुनाव चिन्ह है उसके साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर जो है वो लगाए गए थे। पार्टी ऑफिस के ठीक सामने भी एक बड़ा सा जो होर्डिंग है जिसमें जो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीर का एक बड़ा सा होर्डिंग जो है वो लगाया गया था, लेकिन इसको भी यहाँ पर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो टीएमसी ऑफ दफ्तर का जो एड्रेस दिखाता हुआ जो पोस्टर है, यहाँ पर जो राइट कॉर्नर में जो ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई थी उस तस्वीर को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। लेनिन की मूर्ति पर महुआ का दावा। ममता का पोस्टर फाड़ने और ममता के पोस्टर पर कालिख पोतने की खबर के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बड़ा दावा कर दिया। महुआ का दावा है कि मुर्शिदाबाद के जियागंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लेनिन की दशकों पुरानी मूर्ति को तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। महुआ ने तंज कसते हुए कहा कि परिवर्तन का आनंद लीजिए। महुआ ने दावा कि लेनिन की जगह अब यहां शिवाजी की मूर्ति लगाने की तैयारी में है बीजेपी। बंगाल की तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल में अब लोकतंत्र रणतंत्र बनता जा रहा है। टीएमसी की करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल क्यों जल रहा है? क्या बंगाल में हिंसा पूरी तरह प्रायोजित है? क्या ये किसी शातिर दिमाग की सोची समझी साजिश है? आखिर इस खौफनाक रक्तपात का मास्टरमाइंड कौन है? टीएमसी की हार के बाद बंगाल में मचे इस खूनी तांडव और बेकाबू हिंसा पर देखिए ये रिपोर्ट। पंद्रह साल की सत्ता की मलाई जब टीएमसी के हाथ से फिसलने लगी तो क्या बंगाल हिंसा की भेंट चढ़ जाएगा? बंगाल की गलियों और सड़कों पर बह रहा खून आखिर किसकी अकड़ और बौखलाहट का नतीजा है? जनादेश ने दीदी को सत्ता से बेदखल कर दिया। चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब भी सीएम के कुर्सी से चिपकी हुई हैं। चुनाव हारने के बाद भी ममता ने इस्तीफा नहीं दिया। सवाल है कि बंगाल में ये कौन सा खूनी खेल खेला जा रहा है? पुलिस ममता की, प्रशासन ममता का, इंटेलिजेंस ममता का, फिर भी बंगाल आखिर क्यों जल रहा है? कोलकाता का ऐतिहासिक हॉग मार्केट बीती रात रण क्षेत्र बन गया। रात करीब 9 बजे कोलकाता की सड़कों पर बुलडोजर गरज रहा था। भीड़ ने बुलडोजर की मदद से टीएमसी के यूनियन दफ्तर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये तोड़फोड़ की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोलकाता पुलिस उस वक्त कहां थी? रात के 9 बजे बीच शहर में हजारों लोगों की आंखों के सामने बुलडोजर चलता रहा और प्रशासन क्या खर्राटे भरता रहा। इधर कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक पीयूष कनोडिया के करीबी की हत्या हो गई। बीजेपी विधायक पीयूष कनोडिया ने कहा कि उन्हें विधायक बने 4 घंटे भी नहीं हुए थे और ये खून हो गया। विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। चुनाव के बाद हिंसा की सबसे भयावह तस्वीर आई बीरभूम से, जहां टीएमसी के बूथ अध्यक्ष का कत्ल हो गया। कहा जा रहा है कि 40 साल के आबिर शेख बीरभूम में टीएमसी के बूथ अध्यक्ष थे, जिनका गांव में कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ। झड़प के दौरान धारदार हथियार से उन पर घातक हमले किए गए, जिसमें टीएमसी नेता आबिर शेख की मौत हो गई। हालांकि टीएमसी ने इस मर्डर का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है।
दक्षिण 24 परगना के फाल्टा से आई हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। ये टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का दफ्तर है, जहां जमकर तोड़फोड़ की गई। दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया और इसके बाद बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। ये सब कुछ एक पुलिस वाले की आंखों के सामने हुआ, लेकिन ये वर्दी पहनकर खड़ा रहा। लगता है रीढ़ की हड्डी शायद घर भूल आया। तमाशबीन इस पुलिस वाले ने भीड़ को तोड़फोड़ करने के लिए रोका तक नहीं। सवाल है कि जब रक्षक ही मूक दर्शक बन जाएगा तो समझ लीजिए कि बंगाल को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हिंसा की ये तस्वीरें हावड़ा की हैं, जहां दासनगर में टीएमसी ऑफिस को निशाना बनाया गया। ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। हालांकि यहां पुलिस फोर्स ने हालात को तुरंत काबू में कर लिया। पश्चिम बर्धमान से भी हिंसा की भयावह तस्वीरें सामने आई, जहां जमुरिया में टीएमसी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। और इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। बंगाल से लगातार झड़प और हिंसा की खबरें आ रही हैं। उसके बीच जो ताजा खबर अभी है, उस तस्वीरें साउथ 24 परगना से आ रही हैं, वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना में धारदार हथियारों का जखीरा जब्त हुआ है और यह जखीरा नारायणपुर में टीएमसी दफ्तर से मिला है। आप भी देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में टीएमसी दफ्तर से धारदार हथियार रखे हुए थे अंदर। वहां से पुलिस ने इसे बाहर निकाला है। आखिर एक सियासी पार्टी के दफ्तर में इन हथियारों का भला क्या काम है? इस सवाल का जवाब तो टीएमसी को देना पड़ेगा और देना भी चाहिए, क्योंकि सियासत में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जिस लोकतंत्र की दुहाई को देकर चुनाव लड़ा जाता है, उसी लोकतंत्र को ताक पर रखने की कोशिश क्यों की जाती है? आखिर चुनाव में हार मिलने के बाद आखिर गणतंत्र और हथियार तंत्र में क्यों बदलने का काम नहीं किया जाता है? सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन लोकतंत्र में कानून का इकबाल अहम होता है। हिंसा की कुछ घटनाओं में बंगाल पुलिस चश्मदीद थी, लेकिन फिर भी तमाशबीन बनी रही। जब रक्षक ही सरेंडर कर दे तो समझ लीजिए कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब जबकि चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, तब जाकर कोलकाता पुलिस जागी है। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल का कोना कोना सुलग रहा है। टीएमसी के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। टीएमसी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी इसे टीएमसी की चुनावी हार के बाद विक्टिम कार्ड करार दे रही है। पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। हम टीएमसी नहीं है, रावण ही रहेगा। हम राम वाले हैं, हमें राम ही बने रहना है। राम अगर रावण हो जाएगा तो राम का महत्व कहाँ रहेगा? सच चाहे जो भी हो, लेकिन धुआं तो ममता के शासनकाल में ही उठ रहा है। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो चुनाव आयोग ने हंटर निकाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की क्लास लगा दी है। सीईसी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के एक्शन के बाद कोलकाता पुलिस हरकत में आई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हुड़दंगियों पर कार्रवाई हो रही है और कई जगह हथियार भी जब्त किए गए हैं। एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो फिर जो कार्रवाई होती है की जाएगी। जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन लगता है कि अभी पश्चिम बंगाल में पुराने सिंडिकेट का राज हावी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम पहुंचे, जहां पर उन्हें हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने भावी मुख्यमंत्री स्वागतम के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद इस जीत के हीरो कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बजरंगबली के मंदिर में पूजा पाठ किया
और इस दौरान उनके समर्थक बेहद खुश नजर आए। मंदिर में समर्थकों की भीड़ से घिरे शुभेंदु अधिकारी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের শরণার্থী শুভেন্দু অধিকারী স্বাগতম। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করতে শুভেন্দু অধিকারী স্বাগতম। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के नायक माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को अपने बीच देख समर्थक भी जोश से भरे दिखाई दिए। शुभेंदु ने भी समर्थकों को निराश नहीं किया और उन्होंने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम की जनता को धन्यवाद दिया। कहा कि पश्चिम बंगाल में जीत का श्रेय जनता जनार्दन को जाता है, जिन्होंने ममता बनर्जी की तानाशाही से भरी सरकार को उखाड़ फेंका। সমবেত আমার গণদেবতা জনতা জনার্দন, শুভচিন্তক আশীর্বাদক, যারা আমাকে দুবার এমপি করেছেন 2000। कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन के बाहर से अतिरिक्त सुरक्षा हटा ली गई है। साथ ही पुलिस अब घर में लगे सुरक्षा उपकरणों को भी हटा रही है, जिसे लेकर कई सारे लोग बेहद खुश हैं। क्या कुछ चल रहा है अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने। टीएमसी पार्टी में ममता बनर्जी के बाद जो दूसरे सबसे बड़े नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उनको जो अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी उनको अब हटाया जा रहा है। इस वक्त हम 188A हरीश चैटर्जी रोड शांति निकेतन पर मौजूद हैं और यही अभिषेक बनर्जी का आवास है। आप बिल्डिंग देख सकते हैं और इस बिल्डिंग के ठीक बाहर जो सुरक्षा जो प्रोवाइड की गई थी अभिषेक बनर्जी को, अब उस सुरक्षा को यहाँ पर जो अतिरिक्त सुरक्षा थी उसको हटाया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी आप स्कैनर मशीनें जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इससे पहले कल तक जो है वो इस अभिषेक बनर्जी के आवास में जो है वो लगी हुई थी और हर किसी आने वाले को इस स्कैनर मशीन से अपना सामान जो है वो स्कैन करा करके अंदर जाने की इजाज़त थी, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है वो नहीं सही था। इस वजह से अब जो नया रिव्यू है वो रिव्यू करने के बाद अब जो है ये अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो अभिषेक बनर्जी के आवास से और न सिर्फ आवास बल्कि कार्यालय से भी जो है वो ये अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो हटाई जा रही है। ये एक आवास है अभिषेक बनर्जी का। इसके अलावा कालीघाट रोड पर भी अभिषेक बनर्जी के आवास से सुरक्षा हटाई गई है। इसके अलावा जो कैमैक स्ट्रीट पर अभिषेक बनर्जी का ऑफिस है वहां पर भी बड़ी संख्या में जो कोलकाता के इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पाकिस्तान की मध्यस्थता से चल रही अमेरिका ईरान वार्ता युद्ध समाप्त करने के लिए एक मसौदे के समझौते के करीब पहुंची है। मसौदे के अनुसार लड़ाई रोक दी जाएगी, कड़ी निगरानी में ईरान के परमाणु संवर्धन पर रोक लगा दी जाएगी, अमेरिका द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी और हॉर्मुज में जहाजों का आवागमन फिर से शुरू हो जाएगा। ईरान से 48 घंटों में जवाब मांगा गया है। उम्मीद है, लेकिन अभी तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यह बड़ी खबर अब आ रही है रॉयटर्स के हवाले से कि अब फाइनली एक समझौता टेबल पर है और उस मसौदे के अनुसार ये लड़ाई को रोक दिया जाएगा, हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा और जो परमाणु प्रोग्राम है ईरान की उसे कड़ी कार्रवाई और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उसे निगरानी के अंतर्गत ही जारी रखा जाएगा। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है। कल पटना के गांधी मैदान में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 12:10 पर शपथ ग्रहण का समय तय किया गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट में शामिल जेडीयू के मंत्रियों को भी सम्राट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। साथ ही बीजेपी के पुराने चेहरे सम्राट कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये खबर अभी पटना से आ रही है और मेरे सहयोगी आर्यन आनंद अभी पटना से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आर्यन, क्या हमें पता है संभावित कौन कौन जो नए चेहरे इस बार जिसकी बात की जा रही है? पुराने तो बहुत सारे चेहरे रिपीट भी होंगे, लेकिन नए कौन से चेहरे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए तो कई पुराने चेहरे ही कैबिनेट में होंगे। इसके साथ ही संजीव चौरसिया का जो नाम है वो भी मंत्रिमंडल के सूची में है। इसके साथ ही मनोज कुमार, उनके भी नाम पर जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ है। वहीं जेडीयू की तरफ से अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निशांत जो है उनको मनाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जो संभावित नाम है मंत्रिमंडल में जो आपको कल दिख सकते हैं, नए मंत्रिमंडल में, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में उनके नाम है, सब संभावित नाम है। किसी पर भी मुहर अभी लगी नहीं है, लेकिन मंगल पांडे हो सकते हैं, विजय कुमार सिन्हा हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, ये कुछ नाम हैं। इस बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार में सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। एनडीए सरकार का कल 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार का भव्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, सारे लोग, एनडीए के बड़े बड़े नेता सब आ रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो एक औपचारिकता है और माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन जिस भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है, बिहार की जनता परेशान है। 5 वर्षों में 5 शपथ ग्रहण समारोह हो गए। जनता की गाढ़ी कमाई लुटाती जा रही है एनडीए सरकार, खजाना खाली है। के रूप में जो बिहार में एक नया सूर्य का उदय हुआ है, उनके नेतृत्व में कल बिहार के मंत्रिमंडल का ही विस्तार नहीं होगा, बिहार के भाग्य का विस्तार होगा। बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना रहा कि 2047 तक विकसित बिहार बनाना, उस सपने को पूरा करने वाला मंत्रिमंडल बनेगा। इसमें क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, राजनीतिक संतुलन सभी देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जो माननीय मोदी जी के सपनों को साकार जो विजन है 2047 तक विकसित बिहार बनाना, विकसित भारत बनाना, उनके सपनों को साकार करने वाला मंत्रिमंडल बनेगा बिहार में। वैसे ही लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जो इसमें अपना कदम ताल कर सकें और इस विजन के साथ काम कर सकें। अब बात पंजाब की, जहां जालंधर और अमृतसर में धमाकों पर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक जालंधर और अमृतसर में आईडी ब्लास्ट हुए, जिसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ होने की वजह से ये धमाके कराए गए हो सकते हैं, ऐसा पंजाब की पुलिस का अंदेशा है। मैं दसना चाहूँगा कि देखो, एक आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਬਿਹਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। तस्वीरें पंजाब के जालंधर और अमृतसर से सामने आई हैं, जहां पर हुए धमाकों से हड़कंप मच गया है। पहली तस्वीर जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुए धमाके की है, जबकि दूसरी अमृतसर में मौजूद आर्मी कैंप के बाहर हुए ब्लास्ट की, जिसकी जांच जारी है। इन धमाकों ने खुफिया एजेंसीज को भी अलर्ट कर दिया है। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने हुआ धमाका स्कूटी में हुआ। धमाके के बाद स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं, साथ ही इस धमाके को अंजाम देने वालों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਡ ਸੀਗੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वहीं अमृतसर में हुआ धमाका आर्मी कैंप के बाहर हुआ, जिसके बाद रात में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के जवान फौरन ही मौके पर पहुंचे और धमाके वाली जगह का मुआयना किया गया।
सुबह होते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसने मौके से तमाम सबूत इकट्ठा किए। साफ है कि जांच जारी है। इन दोनों ही धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, जिसने एक चिट्ठी जारी कर दावा किया है कि ये धमाके रणजीत सिंह की मौत का बदला लेने के लिए किए गए, जिसे पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर में एक एनकाउंटर के दौरान फरवरी महीने में मार गिराया था। इन धमाकों के बाद अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज हर पहलू की जांच कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द साजिश करने वालों तक पहुंचा जा सके। प्रिलिमिनरी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ inspection and analysis ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ probably someone has come and thrown something towards the wall, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ there has been some low explosion and ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ jointly ਇਹਨੂੰ इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज।